बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज हाजी साहब आए थे और बड़ी अच्छी खासी तकरीर करके चले गए। अब ये वो चीजें हैं जो हाजी साहब से एक्सपेक्टेड थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएंगे, एक अच्छी खासी स्पीच देंगे जिसमें अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि मैंने ये किया, ये क्यों किया, मैंने वो फैसला किया, वो फैसला क्यों किया, ये सारा का सारा ड्रामा करेंगे। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन सबके सामने एक ही आर्ग्यूमेंट रखता हूँ और वो दलील मेरी बिल्कुल ठोस दलील है। आप मेहरबानी करके यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए और जनरल मुशर्रफ की स्पीच को ढूंढिए। जब वो जनरल मुशर्रफ सदारती ओहदे से लात मारकर उसको निकाल रही थी पार्लियामेंट, 2008 का टाइम है, और उसकी वो प्रेसिडेंशियल स्पीच सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट इंपीच करने वाली थी तो उसके सामने कोई चॉइस नहीं थी और वो डिफीट हो चुका था, वो हार कर जाने वाला था, और उसके बाद उसने एक स्पीच की थी। उस स्पीच को और जनरल बाजवा की इस स्पीच को आप मैच कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको ये भी ना समझ में आ रहा हो ना, तो आप इजिप्ट के जो फॉर्मर डिक्टेटर थे जो जा रहे थे, उनकी स्पीच को देख लीजिए। हर डिक्टेटर की स्पीच एग्जैक्टली यही होती है जो ये बंदा करके गया है। उस डिक्टेटर की स्पीच में क्या होता है? उस डिक्टेटर की स्पीच में एक इमोशनल ड्रामा होता है, एक मेलो ड्रामा होता है। उसमें बताया जाता है कि शहीदों के लिए मैंने ये किया, मैंने मुल्क के लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया। ये सारा का सारा ड्रामा तमाशा होता है। जनरल मुशर्रफ की स्पीच मुझे अच्छी तरह से याद है। उसने क्या कहा था? मैंने पाकिस्तान को ये करने की कोशिश की, मैंने पाकिस्तान के लिए वो किया, मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया। उसके बाद थोड़ी बहुत अपनी गलतियां मानता है कि मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए था, मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, अब आप सब लोग भूल जाए, मैं भी भूल जाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं यहां से। सारा ड्रामा 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 ड्रामा, यही है सारे के सारे ड्रामे। अगर अयूब खान की स्पीच आप निकाल के देख ले 1971 वाली, तो भी यही होगी। याया की स्पीच देख ले तो भी यही होगी। जियाउल हक को तो स्पीच करने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि इस तरह से चिपक गया था इक़्तिदार के ऊपर। इन दोनों को जो स्पीच करने का मौका मिला है, मुशर्रफ और बाजवा को, आप नोट कर लीजिए, दोनों की स्पीच मिला लीजिए, सेम बातें होंगी कि ये किया वो किया। अब आते हैं जनरल बाजवा की स्पीच के ऊपर वन बाय वन। सबसे पहले इस बंदे ने बात की कि 71 का सानिया मिलिट्री सानिया नहीं था। अब मैं 71 के सानिया को थोड़ा डिटेल में खोलता हूँ। याया कौन था? मिलिट्री रूलर था। उस टाइम पे गवर्नर कौन था ईस्ट पाकिस्तान का? मिलिट्री रूलर था। उसके बाद वहां पर गया कौन, जो जिसको हम कह रहे थे टाइगर है टाइगर है, AK न्याजी, वो कौन था? मिलिट्री बंदा था, फील्ड मार्शल बनकर गया था वहां पर। ठीक है, अब जो पाकिस्तान का डिक्टेटर बना बैठा हुआ है मेजर जनरल फैसल नासिर, जो पूरी पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जो पूरी लॉ एनफोर्समेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है? डिक्टेटर है। AK न्याजी क्या था? डिक्टेटर था। सारा का सारा मामला तो फौजियों ने संभाला हुआ था। सियासतदानों को स्पेस किसने दिया था? सियासतदानों को तो रगड़े लगाए जा रहे थे, जैसे PTI को रगड़े लगाए जा रहे थे। ये इस जनाब ने कभी नहीं कहा कि उस टाइम पर हमने सियासतदानों को रगड़े लगाए, जिस तरह आज हम PTI को रगड़ा लगा रहे थे, और इसी दौरान इंडिया ने फायदा उठाया और हमारे ऊपर हमला कर दिया, और जिसके बाद फौज संभाल नहीं सकी। वरना जब सियासतदानों को मार रही थी तो फौज बड़े आसानी से जीत रही थी, क्योंकि आम सिविलियन थे, कुचल रहे थे ना, उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे 71 के अंदर। तो अब क्यों मानने से इतराते हो? थोड़ा खुलकर बोलो, थोड़ा समझाओ ना हम सबको कि ये 71 में क्या किया था। ये छोटी सी डेफिनेशन बनाई हुई है पूरी की पूरी। ISPR ने 30 साल लगे ये डेफिनेशन बनाने के लिए कि मिलिट्री डिबेकल नहीं था, मिलिटरीली हम 2.5 लाख फौज के सामने लड़ रहे थे। भाईजान, मिलिट्री तक बात पहुंची क्यों? ये वो सवाल है। क्यों एक डिक्टेटर मुल्क के ऊपर काबिज हो गया और जिसने इलेक्टेड मैंडेट को मानने से इनकार कर दिया? ये वो सवाल है जो बार बार फौज को खुद से पूछना चाहिए। और उसके अलावा भी बातें हैं कि फौज ने क्यों अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस नहीं रखी, क्यों 25 साल बांग्लादेश के अंदर अपनी ट्रूप्स की तादाद सिर्फ 36,000 थी। अगर मिलिट्री डिफीट ही थी, टेक्निकल पॉइंट से भी आकर बात करते तो 36,000 की फौज सिर्फ बांग्लादेश में क्यों थी? ये वो सवाल है जो फौज को जवाब देने चाहिए मिलिट्री सेंस में, अगर मिलिटरीली ही बात करनी है इस हवाले से। तो अब आते हैं गैर सियासी रोल के हवाले से जो बात की है जनरल साहब ने। फौज गैर सियासी हो गई है और उसके बाद फौज आइंदा कभी सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी। चलिए मैं बता देता हूं। अभी स्पीच निकाली है जनरल मुशर्रफ की। उसने डंके की चोट के ऊपर कहा था कि फौज आने वाले सालों में कभी भी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। इल्ला माशाल्लाह जनरल कियानी ने मुदाखलत की। नवाज शरीफ को 2013 में इलेक्शन जितवाने की कोशिश की। जनरल कियानी जाते जाते कह गया कि अब फौज कभी मुदाखलत नहीं करेगी। आने वाले दिनों में जनरल कमर जावेद बाजवा आ गया और फिर से मुदाखलत हुई। 70 साल की तारीख ले लेते हैं, इतनी छोटी सी तारीख क्यों लेते हैं? हमारी तो बड़ी तारीख है। अयूब ने कहा कि फौज मुदाखलत नहीं करेगी, याया बैठ गया। याया ने कहा फौज मुदाखलत नहीं करेगी, जिया बैठ गया। जिया ने कहा फौज मुदाखलत नहीं करेगी, मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ ने कहा फौज मुदाखलत नहीं करेगी, कियानी आ गया। कियानी ने कहा फौज मुदाखलत नहीं करेगी, कमर आ गया। सो ये है वो 70 सालों का झूठ जो फौज इस अवाम के मुंह के ऊपर मारती आ रही है, मारती आ रही है। अब ये बंदा कह गया है कि फौज आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, और आसिम मुनीर तलवे चाटता फिर रहा है नवाज शरीफ के मुझे आर्मी चीफ बनाओ। वो क्या कर रहा है? ये होते है डेकोरम फौजियों का। और कौन सा जनरल किस पॉलिटिशियन के पास बैठा हुआ है कि मुझे आर्मी चीफ बनाओ? ये होता है डेकोरम, ये है तुम्हारा डिसिप्लिन जो बता रहे हैं कि हमें सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आते हैं जो इस जनाब ने अजीब ही बात की है कि
फौज के ऊपर तनकीद की गई है और उसके बाद फौज ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। किस तरह के सब्र का मुजाहरा किया है? पूरा मिलिट्री क्रैकडाउन प्लान किया हुआ था पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर, ये तुम्हारा सब्र है। अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया, ये तुम्हारा सब्र है। पाकिस्तान के सहाफियों के ऊपर पर्चों के ऊपर पर्चे कटवा दिए, ये तुम्हारा सब्र है। कितने सहाफियों को उठाकर नंगा करके मारा, ये तुम्हारा सब्र है। सेनेटर्स को उठाकर नंगा करके मारा, ये तुम्हारा सब्र है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चलवा दी, ये तुम्हारा सब्र है। 25 मई की रात के अंदर 3500 घरों के ऊपर हमले करवा दिए, 3500 घरों के चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा, उनके अंदर घुस गए, उन घरों की औरतों के साथ तशद्दुद करने की कोशिश की, ये तुम्हारा सब्र है। और वो 3500 रेड किसने कंडक्ट करवाई थी? आईएसआई नहीं थी उसमें इन्वॉल्व, सबको पता है आईएसआई इन्वॉल्व थी, ये तुम्हारा सब्र है। अरशद शरीफ जैसे सहाफी को कीनिया के अंदर शहीद करवा दिया और फिर कहते हो कि हमने सब्र का मुजाहरा किया। सिर्फ 6 महीने इस कौम ने तुम्हारे ऊपर तनकीद की है और तुमने पूरी कौम की वाट लगा दी और फिर कहते हो हमारे यहाँ सब्र है। इससे 1000 गुना बेहतर वो सियासतदान है जिनको दिन रात गालियां पड़ती है फिर भी उठकर चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, होता रहता है, हम सियासी लोग हैं, बातें बर्दाश्त कर लेंगे। जब तुम लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है तो फिर क्यों आते हो सियासत के अंदर, ये भी तो सोच लो। अब आते हैं बैरूनी मुदाखलत के हवाले से। ये जो जनाब फरमा के गए कि बैरूनी मुदाखलत हो रही हो और फौज चुप करके बैठ जाएगी, ये क्या तमाशा होगा? हम अपनी जानें नहीं दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाईजान, बैरूनी मुदाखलत जब आपके थ्रू हो रही होगी तो आप कैसे मुदाखलत को रोकेंगे? जब आप तलवे चाटने के लिए अमेरिका के पास पहुंचे होंगे कि हमारी मदद करो, हम इमरान खान को रगड़ा लगा देंगे, तो कैसे मदद करेंगे आप? अगर इतना ही शौक है, बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई है तो अभी के अभी कमीशन बना देते हैं, बिठा देते हैं, लग पता जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। वो तो वैसे भी साबित होने वाली है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। जब आने वाले दिनों में इमरान खान की हुकूमत आएगी तो वो सारे के सारे पर्चे खुल जाएंगे। ये जो तुम्हारे लेफ्ट एंड राइट बैठे हुए जनरल है, खुद ब खुद किताबें लिखेंगे, हर जनरल किताबें लिखेगा आने वाले 10 सालों के अंदर, जिसमें इस दौर के हवाले से मिसालें देगा कि यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या किया। आज भले मीडिया खामोश हो, कौम खामोश हो, जुडिशरी खामोश हो, लेकिन तारीख के अंदर ये सब कुछ लिखा जाएगा कि किसने किससे पैसे लेने के चक्कर में किसने किस तरह अपने वजीर आजम को बेचा बैरूनी ममालिक के सामने। तारीख को तो कोई खामोश नहीं करवा सकता। तारीख में तो ये लिखा जाएगा, 2 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद ये जरूर लिखा जाएगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने वजीर आजम को बेचा। आज भले हर कोई खामोश हो, लेकिन 3-4 साल बाद तुम्हारे अपने सोल्जर्स ये खुलकर लिखेंगे, तुम्हारे खिलाफ बयान देंगे और खुलकर बताएंगे कि इस बंदे ने हमसे ये काम करवाए। उस वक्त क्या बोलोगे तुम? अब आते हैं मुआशी मसलों के ऊपर। और जनाब ने बड़े अच्छे तरीके से क्रेडिट ले लिया और मैंने ही जब अरब ममालिक को कन्विंस किया उसके बाद ही पाकिस्तान को लोन वगैरह मिले। अगर मैं कन्विंस ना करता तो पाकिस्तान को लोन वगैरह नहीं मिलते, मतलब इमरान खान की कोई हैसियत वगैरह नहीं थी, मेरी ही क्रेडिबिलिटी थी जिसकी वजह से इमरान खान को सब कुछ मिला। ठीक है, ये पिछले 6 महीनों से ये गवर्नमेंट इधर उधर भटक रही है, शहबाज शरीफ की धक्के खाती फिर रही है। तुम्हारी तो बड़ी क्रेडिबिलिटी है ना, जाओ ना सऊदी अरब, जाओ लोन लेकर आओ। तुम वो शख्स हो जो मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए थे, मोहम्मद बिन सलमान ने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया था, ये थी तुम्हारी हैसियत, और हमें बताते हो कि हमारी हैसियत ये है, वो हैसियत है। अच्छा, उस बात को भी भूल जाते हैं। तुम जाओ, अभी जाओ और इसको लोन दिलाकर दिखाओ ना शहबाज शरीफ को। तुम्हारी तो अब भी चलनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं चल रही? अब अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी थी तो चला के दिखाओ ना। और तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का इमेज बढ़ रहा था तो ठीक है, इमरान खान की वजह से नहीं बढ़ा था मान लेते, तो पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां की उड़ गई हैं। तुम तो मौजूद हो, इमरान खान चला गया, तुम तो थे ना, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी थी ना। अच्छा, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी थी तो चाइना के अंदर चीनियों ने बुला के तुम्हें धमकियां क्यों दी? तुम्हें इस बात की धमकियां क्यों दी कि अगर हमारे लोन टाइम के ऊपर नहीं दिए तो तुम्हारी चमड़ी उतार के हम अपने लोन वापस ले लेंगे? इस तरह की धमकियां चीनियों ने तुम्हें दी। बात करते हो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी की और फिर सजेशन दे रहे हो कि सियासतदानों को मिल बैठकर मामला को हल कर देना चाहिए। जनरल, तुम्हारा काम ही नहीं है सियासतदानों को एडवाइस करना, ना तुम्हारा काम है सियासतदानों के मामला को देखना। ये जो तुम एडवाइस दे रहे हो ना, तो खुद को एडवाइस देते उस टाइम के ऊपर जब ऑपरेशन रिजीम चेंज DGISI के साथ मिलकर करवा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, के तुम्हारा काम नहीं है सियासत के अंदर मुदाखलत करना। उस वक्त खुद को एडवाइस देते तो पाकिस्तान इस हालत में ना होता जिस हालत में आज मौजूद है। खुद को एडवाइस देने के बजाय तुम सियासतदानों को एडवाइस दे रहे हो। अगर इस मुल्क में किसी को एडवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पाकिस्तानी फौज है, जिसको हम एडवाइस बार बार करते आ रहे हैं और फिर वो कहती है कि हमारे ऊपर नाजायज तनकीद कर रहे हैं। हमारी नाजायज तनकीद नहीं है, हमारी एडवाइस है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा कोई काम नहीं है सियासत के अंदर होना, तुम्हारा कोई काम नहीं है सियासत के अंदर मुदाखलत करना, तुम्हारा कोई काम नहीं है बिजनेस करना, तुम्हारा कोई काम नहीं है कि हमें एडवाइस करना कि हम ये करें, हम वो ना करें, हम वो करें, हम वो ना करें। तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमारा हर वक्त, हर दिन, हर लम्हे काम है तुम पर तनकीद करना, तुम्हारी गलतियों को सामने लाना, तुम्हारे अंदर खामी हो वो तुम्हारे सामने लाना। ये काम है एक आजाद मुआशरे का। और सबर की बात मत करो जनरल, तुम्हारे अंदर रद्दी बराबर भी सबर नहीं है। अगर रद्दी बराबर भी सबर होता
तो एक सहाफी को शहीद ना करवा देते कीनिया के अंदर। सब्र इस अवाम के अंदर है जिसने तुम्हारी नाकामियों का बोझ 70 साल से अपने ऊपर उठाया हुआ है, जिसने तुम्हारी मुल्क तोड़ने की साजिशों को भी माफ कर दिया। सब्र इस अवाम के अंदर है जिसको तुम लोगों ने लूटा फिर भी खामोश बैठी हुई, जिसकी राय को कुचल कर तुमने उसके इलेक्टेड नुमाइंदों को बार बार भगा दिया फिर भी वो सब्र करके बैठी हुई है, जिसकी मोहब्बतों का तुमने नाजायज फायदा उठाकर झूठ पर झूठ बोला, जिसकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाकर तुमने उसके सामने खुद को बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की और हकीकत में तुम चोरी करते रहे, करप्शन करते रहे, फिर भी इस अवाम ने सब्र किया तुम्हारी हरकतों के ऊपर। सब्र इस अवाम के अंदर है जिसके दस्तूर को तुमने बार बार फेंक दिया फिर भी इस अवाम ने सब्र किया। और सब्र की बात तुम मत करो जनरल, तुम्हें सूट नहीं करता। अब आते हैं कि फौज की सियासी मुदाखलत की बात के ऊपर मुंह में बात कर चुका हूं, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ये सारे के सारे झूठ इसके मुंह के ऊपर होंगे। आप मेहरबानी करके इस बातों को याद रखिएगा। 3 से 4 सालों के अंदर ये सारे की सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। ऑपरेशन रिजीम चेंज एक्सपोज हो जाएगा, ये इसका गैर सियासी होना ये एक्सपोज हो जाएगा, इसका DGISI खुद बोलेगा, इसके सारे ऑफिसर्स खुद बोलेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, तब इसको लग पता जाएगा। और इसने बड़ी सफाई से एक चीज के ऊपर बात नहीं की, वो इस मामले के ऊपर बात नहीं की कि इसकी बीवी के पास इतनी प्रॉपर्टीज कहां पर आई और इसके खानदान के पास इतनी प्रॉपर्टीज कहां से आई। सो ये अब तो माफी तलाफी करके भागने के चक्कर में, और भागने वाले लोग ऐसी ही बातें करते, मीठी मीठी बातें, ये मुनाफिकों का काम होता है। अगर हिम्मत होती तो बताते हैं ना कि कहां से पैसे आए, ईमानदार होते तो बताते हैं ना। बहरहाल ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है जनरल बाजवा की उस 3rd ग्रेडेड स्पीच को जाओ उसने पाकिस्तानियों के सामने की है, जिसमें झूठ, ड्रामा, झूठ और झूठ ही है सब कुछ भी हकीकत नहीं है, सरासर झूठ। पाकिस्तानियों को धोखा देना, पाकिस्तानियों को मैनिपुलेट करने की एक साजिश की है एक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच।